29 जुलाई 2020, जी हाँ, यही वो दिन था जब भारत को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मिली। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से आई है तब से अलग अलग विश्वविद्यालयों ने यह प्रयास किया है कि इसका कैसे क्रियान्वयन किया जा सके। आज हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जब इस नीति को आए हुए लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हर विश्वविद्यालय ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने भी बहुत प्रयास किए। इसमें कई बैठकें भी की, कई वर्कशॉप्स किए, कई आयोजन किए, कई सेमिनार किए, कई एक्सपर्ट्स को बुलाया और उसका निचोड़ ये निकला कि आज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एनईपी के क्रियान्वयन के चौथे वर्ष में है। जी हाँ, चौथा वर्ष। इसका मतलब है कि हमारे छात्र, जो एनईपी कहती है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसमें हमारे छात्र आ चुके हैं। आज ये आवश्यक है कि हम जानें कि इस पूरी नीति को हम पूरी तरह से कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों ने इस पर बहुत काम किया है, लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने एक छोटा सा और एक नया प्रयास किया है। इस नए प्रयास में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा के लिए ख़ास तौर पर कहती है, जो 11 एट्रीब्यूट्स हैं, उन पर आधारित ये एक 10 वीडियोस की एक सीरीज़ का एक निर्माण हमारे ही विश्वविद्यालय के EMMRC स्टूडियो ने किया है। और इन वीडियोस के माध्यम से हमने छात्रों के बारे में भी चर्चा की है, हमने शिक्षकों के बारे में भी चर्चा की है, हमने गवर्नेंस के बारे में भी हमने कुछ चर्चा की है, इक्विटी एंड इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की भी चर्चा की है, भाषाओं के बारे में भी चर्चा की है। और हर शिक्षक को पुस्तक लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा अभी जब ज्ञान कुंभ में 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया था और अभी 5 वर्ष पूरे होने पर हमारे शिक्षकों द्वारा ही 12 पुस्तकें फिर आने वाली हैं। मुझे पूरी आशा है कि शिक्षा नीति के अलग अलग पहलुओं पर जो चर्चा की गई है वो समस्त हमारे देशवासियों के लिए, समस्त शिक्षकों के लिए बहुत लाभकारी होगी। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं या जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, ये बाइलिंगुअल हैं, कुछ इंग्लिश में हैं और कुछ हिंदी में हैं, जिससे कि पूरे देश में इनका उपयोग किया जा सके। आज आईटी को लेकर हम कैसे पूरे शिक्षा में एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्या क्या शिक्षा जगत में बदलाव होने चाहिए और कैसे अलग अलग शिक्षण संस्थाएं अपने लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर सकेंगे, इसके बारे में अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग शिक्षकों के साथ एक ये चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि इन वीडियो के माध्यम से हमारी जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं वो अवश्य ही लाभान्वित होंगे और आगे आने वाले समय में जो भी कमियां रह गई हैं इसके क्रियान्वयन में, उनको पूरा करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को इन 5 वर्ष पूरे होने पर बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आप जिस मिशन पर लगे हुए हैं उसमें अवश्य ही सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा से आत्मनिर्भरता, इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता मैडम। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि एनईपी 2020 में कहा गया है कि विकसित भारत के लिए छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इस उद्देश्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं मैडम? आजकल सभी शिक्षण संस्थाओं में हम लोग आत्मनिर्भरता की बहुत चर्चा कर रहे हैं और ये सोच लेना तो बहुत एक अच्छा ख्याल है, लेकिन कैसे हम अपने छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाएं,
इस पर हमें काफ़ी गहन विचार करना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग कौशल विकास यानी छात्रों में कैसे स्किल डेवलपमेंट करें, जिससे कि जब वो विश्वविद्यालयों से निकलें तो उनके साथ एक ऐसी स्किल हो जिससे कि उन्हें अपने आप वो कोई कार्य कर सकें, जिसको हम कहते हैं कॉमन वर्ड्स में कि आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि आजकल अभी तक ये जो होता आया था कि हमारे छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय से डिग्री लेते थे और डिग्री लेकर बाहर निकलते थे और जगह जगह अप्लाई करते थे, नौकरी ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने छात्रों को इतना कौशल में उनको इतना विकसित कर दें कि जब वो यहाँ से निकलें तो उन्हें ये ज़रूरी नहीं हो कि उन्हें जॉब लेना ही है, वो खुद इतने सक्षम हों कि वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। इस तरह की हम शिक्षा उनको दे सकें। जी मैडम, आत्मनिर्भरता की बात तो सब जगह चल रही है, सब जगह कर रहे हैं, लेकिन जो अपने शिक्षण संस्थान है जैसे अपना विश्वविद्यालय है वो इस में कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है? हम लोग आप जानते भी हैं, जैसे जो हम डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में कर रहे हैं कि हम छात्रों को एक तरफ से तो कुछ स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, जैसे आप खुद क्योंकि कम्युनिटी कॉलेज चला रहे हैं, आप नोडल ऑफिसर हैं उसके, उसमें हम लोग अभी तक 19 कोर्स चलाते थे। इस वर्ष आपने एकेडमिक काउंसिल से 5 और कोर्स अप्रूव करा लिए हैं, तो 24 कोर्स हम इस वर्ष से हम चलाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे अन्य पाठ्यक्रम हैं, जैसे हमारा छात्र बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीएससी कर रहा है, एमए कर रहा है, एमएससी कर रहा है, इन छात्रों में भी हम कैसे कौशल लेकर आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल कोर्स ही लो, तो उन कोर्सेज़ में भी हमें इनको कौशल आधारित कोई ना कोई पाठ्यक्रम लेकर आना है। और विश्वविद्यालय ने इस परिप्रेक्ष्य में कुछ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़, जिन्हें हम एसईसी कहते हैं, वो हर पाठ्यक्रम में दिए हैं। इस तरह से करीब करीब 34 हमारे पाठ्यक्रम अभी विश्वविद्यालय में चल रहे हैं और इन पाठ्यक्रमों को ये छात्र ऑप्ट करते हैं और उसके आधार पर जब ये नॉर्मल कोर्सेज कर रहे हैं, उसके साथ ही ये स्किल वाले कोर्स भी कोई ना कोई अपने पाठ्यक्रम के साथ कर लेते हैं, जिससे कि उनमें कोई ना कोई स्किल आ जाती है जब वो डिग्री अपनी पूरी लेते हैं। जी मैडम, जैसा आपने बताया मैडम, अपने यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी कॉलेज में टोटल 24 कोर्सेज चल रहे हैं। जी। लेकिन ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की बात हो गई, आपका बाकी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए क्या संदेश है कि वो कौशल विकास के किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? जी, क्योंकि हर विश्वविद्यालय चाह तो ये रहा है कि हम कौशल का विकास कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, वो कैसे अपने विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में या कोई भी शिक्षण संस्थान है तो उसमें कैसे कौशल लेकर आएँ, तो उन्हें इस पर एक लाइन ऑफ एक्शन बनानी पड़ेगी। और इस लाइन ऑफ एक्शन में मुझे लगता है कि इसी तरह से वो डिवाइड कर सकते हैं कि या तो कुछ होल टाइम प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें सिर्फ वो कला या संस्कृति या ये कौशल उसमें वो सीखें, या उसी के साथ साथ हमें ऐसा भी करना होगा कि हम जितने भी हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं उनमें भी लेकर आएँ। अभी तक यदि हम कुछ वर्ष पहले चले जाएं, जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई थी, तो वोकेशनल कोर्सेज़ के नाम पर स्कूल में ये शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये स्कूल में शिक्षा देने के बाद ये हायर एजुकेशन में जाकर इसी कोई कंटिन्यूटी नहीं थी। और अक्सर ऐसा होता था कि जो छात्र छात्राएं पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं तो उनसे कहते थे कि भाई थोड़ी कोई भी स्किल सीख लो जिससे अपनी नौकरी तो कर सको। तो लेकिन ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी और शिक्षण संस्थान हैं उनको इस बात पर एक फोकस करना चाहिए कि हम अपने हर छात्र को किसी न किसी तरह की स्किल दे दें, चाहे वो पूर्णकालिक कोई पाठ्यक्रम हो, चाहे वो अन्य पाठ्यक्रम हो, जिनमें हम उनको कुछ न कुछ सिखा सकें। और इसके लिए हमें अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो इस दिशा में सोच सके और अपने इंस्टीट्यूट में इसका क्रियान्वयन कर सके। मैडम, यूनिवर्सिटी में छात्रों को और भी बहुत से पाठ्यक्रम पढ़ने होते हैं, जिसकी वजह से उनका कौशल विकास के जो पाठ्यक्रम है उसमें उनकी रुचि नहीं आती। जी। तो उनकी रुचि हम उसमें कैसे डेवलप कर सकते हैं? जी, आप सही कह रहे हैं। ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि कई बार लोग सोचते हैं कि स्पेशली छात्र छात्राएं, उनके मन में ये आता है कि हम क्यों कौशल वाला एक ये कोई भी कोर्स लें, कैसे हम इसको करें। लेकिन हमें उनके मन में ये बात डालनी होगी, जो हमारा मकसद है कि हम उन्हें सक्षम कर रहे हैं, किसी भी तरह का कौशल हो, ये छोटा कौशल हो सकता है, बड़ा कौशल हो सकता है। तो उनमें जब तक एक इंटरेस्ट की भावना नहीं आएगी तो हम कोई भी कोर्स या कोई भी स्किल हम किसी पर ज़बरदस्ती हम नहीं दे सकते अपने छात्रों में।
तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ प्रैक्टिकल्स के माध्यम से, कुछ शिक्षक भी इस तरह से रुचि लें कि वो प्रैक्टिकली करके दिखाएं छात्रों को, और या फिर हम लोग कोई वीडियोस का भी माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे इस समय भी हम लोग का यही एक प्रयास है कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक थोड़ी सी अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं अपने छात्रों के बीच में कि कौशल में अवश्य उन्हें कोई ना कोई इंटरेस्ट लेना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, और इसमें सभी विश्वविद्यालय को आगे आना होगा। मैडम, जैसे शिक्षण संस्थानों में बच्चे कौशल विकास के अपने कोर्स तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आगे जाके उनको संसाधनों की कमी रहती है, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और उनकी वो कला धीरे धीरे लुप्त होते जाती है। तो इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय क्या अपनी भूमिका निभा सकता है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम मान लीजिए कौशल हमने सिखा दिया, और जो विश्वविद्यालय के संसाधन हैं या विश्वविद्यालय ने अरेंज करके उनको कोई ना कोई स्किल तो सिखा दी, लेकिन जब वो निकले विश्वविद्यालय से, अब उनके पास तो संसाधन है नहीं, वो कैसे अपनी जीविका संभालें। तो इसमें कुछ तो विश्वविद्यालयों को आगे आना होगा, और मैं जानती हूँ कि कुछ विश्वविद्यालय इनोवेशन के नाम पर, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर, स्किल एनहांसमेंट के नाम पर कुछ फंड्स भी एलोकेट करते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि यदि मान लीजिए बहुत से शिक्षण संस्थाएं कहेंगे कि हमारे पास तो इसके लिए फ़ंड्स नहीं हैं, तो हम एक कंपटीशन भी छात्रों में अपना करा सकते हैं। तो जब कंपटीशन करते हैं तो एक तो हम हर स्किल को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस तरह का स्किल नहीं होता है कि जिससे कि वो अपनी आजीविका कमा सकें। तो यदि हम इस तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं तो हम बेस्ट ऑफ द स्किल्स को हम चुन सकते हैं, और ये बेस्ट ऑफ द स्किल्स या कौशल जो जब बाहर निकल कर आएंगे, उन्हें विश्वविद्यालय को कम से कम प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसी के साथ इस समय सरकार भी बहुत हमारी मदद कर रही है, और इस दिशा में वी कैन गेट ग्रांट्स फॉर इनोवेशन, फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो उस दिशा में भी हमें प्रयास करने चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालयों को ये ग्रांट मिल सके, जिससे कि हम इसका बढ़ावा दे सकें। जी मैडम, शिक्षण संस्थानों के साथ जो लोकल क्षेत्र में उद्योग हैं जी, तो वो भी क्या आत्मनिर्भर बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं मैडम? अवश्य अवश्य, ये तो बहुत बड़ा एक सोर्स है, क्योंकि जो अभी हम संसाधन की बात कर रहे थे कि मान लीजिए विश्वविद्यालय में भी वो संसाधन नहीं है। अब आप और नीचे चले जाइए कॉलेज लेवल पर, बहुत से कॉलेज लेवल में ये सारे संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि सभी तरह के हायर एजुकेशन, उनमें हमें स्किल लेकर आना है। तो हमें चाहे वो उद्योग हों, चाहे मतलब हम इंडस्ट्रीज़ कह लें, या जहाँ पर भी वो संसाधन उपलब्ध हैं, वो और विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं, वहाँ पर हमें एक एक्सपोजर या ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप अपने छात्रों की करानी चाहिए, जिससे कि वो वहाँ से कुछ सीख सकें, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक हम कौशल का विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है। जी मैडम, आप इससे कितनी सहमत है कि छात्रों को आत्मनिर्भर बना के हम देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं? मैं पूर्णतः इससे सहमत हूँ, और मैं आज से नहीं कई वर्षों पहले से इस पर बहुत प्रयास कर रही हूँ कि हमारे सभी छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। क्योंकि आत्मनिर्भर बन के एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि भाई वो एक रोज़ी रोटी अपनी कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारे छात्रों में एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है, और ये आत्मविश्वास कि हम सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब भी आपके अंदर कोई भी टैलेंट आएगा तो दैट डेवलप्स अ वेरी गुड पर्सनालिटी इन आवर स्टूडेंट्स, और ऐसे हमारे छात्र अलग ही दिखेंगे। जो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास कोई ना कोई स्किल भी है, और उसी आत्मविश्वास के साथ वो आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। जी मैम, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है जी, इसमें विश्वविद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है? इसमें विश्वविद्यालय बहुत काम कर रहे हैं, और ये हमारी सरकार की भी एक नीति है जिसको हम कहते हैं उन्नत भारत अभियान, कि हमें अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी उन्नत करना है। अब जैसे हमारे विश्वविद्यालय ने ही 5 गांव गोद ले रखे हैं, और उसमें हम प्रयास करते हैं कि गांव में हम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन कौशल विकास का भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अब आप देखते हैं कि गांव में कई बार छोटी छोटी स्किल्स होती हैं। मान लीजिए बच्चे या महिलाएं टोकरियां बना रही हैं, बास्केट्स बना रही हैं, या अचार बना रही हैं, अगरबत्ती बना रही हैं, लेकिन वो जब बना लेती है उनको मार्केटिंग नहीं आती। तो इसमें विश्वविद्यालय आगे आ सकते हैं, और जहाँ हर विश्वविद्यालय ने कुछ गांव गोद ले रखे हैं, लेकिन उनमें हम कैसे कौशल का विकास करें,
हम वहाँ पर जाकर छात्र छात्राओं में कौशल का विकास तो करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ हम उनको मार्केटिंग में भी हमें उन्हें मदद करना चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं हम लोग हर वर्ष आप खुद ही उसको अरेंज करते हैं, हम कौशल विकास मेला लगाते हैं। उसमें हम गांव के लोगों को बुलाते हैं और उनके जितने भी उत्पाद हैं उनको बेचने का प्रयास करते हैं। सारा प्रॉफिट उन्हीं के पास जाता है। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा क्योंकि गांव वाले बहुत से केसेस में शहर नहीं आना चाहते, तो आजकल हम सब आप देख रहे हैं कि कितनी तरह के ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए हैं। तो विश्वविद्यालय इस तरह से भी एक पोर्टल बनाकर, क्योंकि गांव वाला नहीं बना पाता है, हम ये पोर्टल बनाकर उनके उत्पादों को उस पर पोस्ट करके और उनकी रेवेन्यू को हम बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि विश्वविद्यालय कुछ प्रयास करें तो हम ग्रामीण इलाकों में भी स्किल का बहुत अच्छे से एनहांसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आपके निर्देशन में हर विषय पे आने वाली 5 साल की योजनाएं पहले से तैयार कर लेती हैं। जी जी। तो ये आने वाली समय की जो 5 साल की योजना है, ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में कैसे मदद कर सकती है मैडम? इसमें मैं ये थोड़ा सा शेयर आपसे करना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ अपने विश्वविद्यालय के बारे में ही नहीं सोचना है। आज ये एक राष्ट्रीय मुहिम बन गया है और पूरे राष्ट्र में हम कैसे आत्मनिर्भर बने, ये हमारा गोल है। और ख़ास तौर पर 2047 तक, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक विकसित भारत हमें बनाना है। तो इस विकसित भारत में हमारी शिक्षण संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस विकसित भारत बनने में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षण संस्थानों का बहुत बड़ा रोल है। तो जो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे अपने छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाएं, तो मुझे लगता है कि हर शिक्षण संस्थान इस बारे में बहुत ही गहराई से सोचे और सोचने के साथ साथ एक अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। तो जो विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं इस पर, उन्हें अभी और आगे जाना है, लेकिन मैं उन विश्वविद्यालय की बात कर रही हूँ जिनकी इच्छा तो है कि हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन अभी उन्होंने कुछ विशेष काम नहीं किया है। तो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम स्टेज 1, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले वो शिक्षण संस्थाएं ये अपना विचार बना लें कि हम अपने एरिया, फिर मुझे लगता है कि हर एरिया के कौशल अलग अलग होते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि उनके एरिया के हिसाब से हम कौन सा कौशल विकास कर सकते हैं। और डिज़ाइनिंग ऑफ द कोर्सेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन कौन से पाठ्यक्रम चलाएं। और ये मांग पर भी है भाई कि कहीं कहीं हमारे छात्र मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग कंप्यूटर नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग क्राफ्ट वर्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे हम लोगों ने जो कोर्स लगा रखे हैं अपने विश्वविद्यालय में, वो इसी तरह की वैरायटी के हैं और हमने हर विभाग से कहा है कि आप कोई ना कोई कौशल आधारित एक कोर्स कीजिए। तो शिक्षण संस्थानों को भी अपने फैकल्टी के हिसाब से, जो हमारे फैकल्टी स्किल्ड हैं, क्योंकि जब तक हमारा शिक्षक स्किल्ड नहीं होगा तो वो छात्रों को कैसे सिखाएगा, तो हमें वो एरियाज़ अपने डिफ़ाइन करने होंगे कि हमें स्किल किन दिशाओं में लेकर जाना है। और उन पाठ्यक्रम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें एक अवेयरनेस एक क्रिएट करनी होगी। हम अपने छात्र छात्राओं को बताना होगा कि हमें स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन हमें लेनी है, वो आप ही के हित में है। इस तरह से करने के बाद जब हम कई तरह के ऑप्शन दें और द मोर वैरायटी द बेटर टाइप ऑफ कैचमेंट वी विल हैव, क्योंकि जब हमारा छात्र देखेगा कि हम म्यूज़िक में भी ले सकते हैं, हम आर्ट में भी ले सकते हैं, हम क्ले मॉडलिंग में भी कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी स्किल हासिल कर सकते हैं, तो उसके पास कई एक ऑप्शन हो गए, तो वो उनमें आएगा। तो हमें ये ऑप्शंस भी अपने छात्र छात्राओं को प्रोवाइड करने हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें हर तरह के छात्र को कैप्चर करना पड़ेगा। अब हमारे पास हर तरह के छात्र हैं, हम नॉर्मल छात्र छात्राओं की हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास मैं खुद महिला हूँ, हमारी बच्चियाँ भी हैं, उनका इंक्लिनेशन फैशन में है, लड़के का नहीं होगा लेकिन बच्ची का होगा, लड़के का शूटिंग में होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बॉयज़ के क्या इंटरेस्ट है, हमारी गर्ल्स का क्या इंटरेस्ट है। फिर सोशियो इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप, वो उनकी पहुंच, कई बार वो सोचते हैं कि हमने मान लो ये स्किल सीख भी ली, हम अपने ऐसे संसाधन नहीं जुटा पाएंगे, तो हमें उन्हें भी केटर करना पड़ेगा। और सबसे जो अटेंशन सीकिंग वर्ग है वो है हमारा फिज़िकली हैंडीकैप्ड छात्र छात्राओं का। वो पढ़ने में ही बेचारे हिचकिचाते हैं, तो उनका भविष्य सोचना, और वो उनके मन में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आता है कि हम पढ़ लिख कर भी हमें कोई जॉब तो मिलेगा नहीं, तो उनके हिसाब से भी हमें स्किल ओरिएंटेड हमें कोर्स चलाने पड़ेंगे।
So we have to cater to the variety of the students which we have. और इस तरह से एक हम जो अपनी पंचवर्षीय योजना बनाएंगे या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, हमें हर वर्ग को हमें केटर करना होगा, हर तरह के स्किल्स हमें लेकर आने होंगे और हर तरह के संसाधन हमें जुटाने पड़ेंगे। तो इस उद्देश्य से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा एक उद्देश्य है, हम हर एक को कौशल विकास हम उनमें लेकर आएँ। तो इस तरह से हम एक भावना जगाने के साथ साथ हम कौशल अपने छात्र छात्राओं में अवश्य ही विकसित कर सकेंगे और आगे आने वाले समय में जो हमारे छात्र छात्राएं डिग्री लेकर घूमते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जॉब, आई वांट जॉब, आई वांट जॉब, तो दे विल नॉट बी जॉब सीकर्स, दे विल बी जॉब गिवर्स। वो खुद जॉब कर सकेंगे, औरों को भी कहेंगे कि आइए, हमने मान लीजिए वर्मी कंपोस्टिंग का ये काम किया, हमारे आप ही के सेंटर से ऐसे ऐसे छात्र हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और छात्रों को भी वो रोज़गार दे रहे हैं। तो हमें इस दिशा में आगे प्लान करना होगा जिससे कि हमारा जो एक सपना है कि हम आत्मनिर्भर बन सकें, हम शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अवश्य ही आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जी मैडम, जैसा कि अपने विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2023 में आपके निर्देशन में महारेजिमेंट सेंटर के अग्निवीरों के साथ एक MOU साइन किया था। जो MOU जो है बहुत फेमस रहा वो, और अब वो हमारे जो कम्युनिटी कॉलेज है ये हर साल 2-2 बैच को अग्निवीर को ट्रेनिंग देता है। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि बाकी विश्वविद्यालय भी ऐसा कर सकते हैं क्या मैडम? जी, अगर वहाँ पर जैसे हमारे सागर में तो कैंटोनमेंट एरिया था, तो हमने महा रेजिमेंट से एक MOU करके, और जैसा आपने बताया कि उनको हमने शिक्षा दी। तो ये जो वर्ग है, आपने शायद मैंने इसको अभी तक टच नहीं किया, दीज आर दोज ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी तरह की ट्रेनिंग या जॉब में आ गए हैं, लेकिन उनके पास परमानेंसी नहीं है। उन्होंने जैसे ही उन्होंने 12वीं की, 10वीं की, पुलिस एकेडमी है उसमें हमारे कांस्टेबल बन गए, अब उनके पास सिर्फ 10वीं पास है, आगे की शिक्षा नहीं वो ले पा रहे हैं। तो उनमें स्किल हम अगर शिक्षा देंगे तो अपनी ट्रेनिंग करने के बाद वो जब समाज में आते हैं तो उन्हें एक नया जीवन फिर से शुरू करना है। तो मुझे लगता है कि ऐसे वर्ग जहाँ कहीं भी हैं, हम उनका कैचमेंट भी देखें और उनको भी शिक्षा दें। आप जानते हैं कि हम लोग अपने विश्वविद्यालय से ही जो जेल में हैं लोग, आप सोचिए कि मेंटली कितना डिसबैलेंस्ड हैं वो, और किसी भी कारण से, मैं उसको स्ट्रेस नहीं करना चाहती कि वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, आगे निकलने के बाद वो क्या करेंगे। एक तो समाज से वो थोड़ा सा कलंकित हो गए और उनमें एक हीन भावना आ गई। तो यदि हमारा विश्वविद्यालय भी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उनको शिक्षा दे रहा है, तो हमें सारे कैचमेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करना होगा। और जैसे हम अग्निवीरों के लिए शिक्षा दे रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल रहा, और सारे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी भी आते हैं, हमारे शिक्षक भी जाते हैं वहाँ पढ़ाते हैं, एग्ज़ामिनेशंस भी उनके होते हैं, तो इस तरह के प्रयोग हमें करना चाहिए। तो हम शिक्षण संस्थानों के साथ साथ समाज को भी हम थोड़ी बहुत सेवा कर सकेंगे और उनमें भी हम कौशल विकास कर सकेंगे। जी मैडम, जैसा कि मैडम आपको विदित है कि, और ये हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारा विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय है जिसने आर्मी के साथ ये MOU साइन किया है। इसके लिए मैडम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज आपने जो ये बताया कि कौशल विकास से हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बहुत आगे जाके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।